मॉर्निंग, मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर देख रहे थे। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हमारे जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। जनरली एसएससी वगैरह के जो पेपर हैं वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे उठाए गए हैं। ठीक है, तो आइए समय नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं। 2 miles beyond dead pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। इसमें देखिए एरर क्या है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ही है, तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 miles beyond that pasture was seen, तो देखिए ये वाज जो है, चूंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हमें मेन कंसेप्ट हमारा कहाँ देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब पे देखना है। ठीक है, बाद में हम लोग मिसलेनियस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वाज को हमको देखना है क्या ये सही है कि नहीं है। तो वाज आप बताओ कि किसके लिए आया है, क्या ये पॉस्चर के लिए आया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी हमारे पास कहीं पे प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ये हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट होता है न कि सब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगती नहीं है, यानी कि ये जो हमारा बियॉन्ड है, बियॉन्ड के बाद जो लगा हुआ है ये हमारा हमेशा क्या है, आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है न कि सब्जेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो वर्ब होगा यानी वो लगेगा 2 miles के है ना। पहले देखो कि लगेगा किसके अकॉर्डिंग, जब आप देख लेंगे तो उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट समझा सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो ये लगेगा किसके लिए, बियॉन्ड हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद डेट हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका नॉर्मली क्या है, नाउन है। तो चूंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो अब हम किसके लिए करेंगे, 2 miles के लिए करेंगे, है ना। और 2 miles क्या देखने में नहीं लग रहा है कि ये प्लरल है कि नहीं, नंबर साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगेगा वर्ब। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज नोटिस्ड दैट द elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इट इज नोटिस्ड दैट, तो इट के लिए यहाँ पे इट सब्जेक्ट है तो उसके लिए इज आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। ठीक है, नोटिस्ड आपका क्या है, ये वर्ब है, चूंकि ये पैसिव फॉर्म में इसलिए थर्ड फॉर्म लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट क्या है आपका, कंजंक्शन है, ठीक ना। उसके बाद द एलाइट क्लास, तो ये क्या है आपका, ये हमारा जो क्लास है एलाइट क्लास, एलाइट आपके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और द, कभी भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आर्टिकल आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आर्टिकल लिखना होगा, आर्टिकल के बाद अगर आपके पास एडवर्ब है तब एडवर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे, है ना। और उसके बाद बारी आती है किसकी, नाउन की। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर जरूरत है तो एडजेक्टिव आएगा, अगर एडवर्ब की भी जरूरत है तो आर्टिकल के बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन होता है। यही इनका सीक्वेंस होता है। ठीक है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो इसलिए यहाँ पे डेट चूंकि कंजंक्शन है तो छोड़ दीजिए, द हमारा आर्टिकल है तो आर्टिकल को रहने देते हैं। एलिट देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग हमको नहीं पता होता है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लास हमारा नाउन है, द हमारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई सिंगल वर्ड है तो वो एडजेक्टिव ही हो सकता है। अगर दो अलग अलग मतलब मीनिंग के साथ वर्ड दिए हैं तो एक आपका एडजेक्टिव होगा और दूसरा आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, कभी कभी अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, ये लगा हुआ है एलिट ग्रुप के, एलिट क्लास के। ठीक है, नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन
हु आर, यहाँ पे आर भी हमारा लगा है, तो ये किसके लिए लगा है, तो देखिए हु जो है वो कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है, किसके कनेक्ट कर रहा है, ये इसी को कनेक्ट कर रहा है, एलिट का, ठीक है ना। और द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, एलिट कहीं पे भी आता है तो ये सिंगल बताता है, ठीक है, हमेशा ये सिंगल, मतलब ये क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इट माइट बी प्लरल, बट ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो अगर सब इकट्ठा होकर कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग उसको सिंगुलर मानेंगे। और जब उनके अंदर मतभेद हो, ठीक है, एक तरीके से डिस्प्यूट हो उनके अंदर, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको प्लरल मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट सोशल सेटअप के लिए सबके सब एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, हैज का इस्तेमाल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। बात सुन में, यहाँ पे भी आप सिंगुलर की तरह यूज करोगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव मेट मी यस्टरडे। तो देखिए कभी भी आपको अगर ये मिल जाए एज वेल एज, ठीक है, तो एज वेल एज के साथ जो भी आपका पहले वाला होता है ना, पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वही आपका मेन सब्जेक्ट माना जाता है, और मेन सब्जेक्ट माना जाता है, इसका मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, और वैसे भी यहाँ से अगर इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में सिर्फ बात कर रहे हैं एज वेल एज के साथ, तो दूसरे भी सेंटेंसेस आते, बट यहाँ पे आपको पहचानने के लिए एक और तरीका है, ऑफ। ऑफ जो है ना, ठीक है, ऑफ के बाद आने वाला जो होता है आपका जनरली वो ऑब्जेक्ट ही होता है, उसके लिए हम लगाते नहीं, बट यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान मत रखिएगा, मैं ये आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि कभी ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जैसे वन ऑफ वगैरह करके आगे करके मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब को अभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, कहीं पे भी एज वेल एज है एंड नॉट है, तो इस समय हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, हमारा मेन सब्जेक्ट वही होता है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा उसी के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऋतु के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऋतु के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऋतु क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगने वाला है, आपका हैज लगने वाला है। बात समझ में आया, आपके दिमाग में बातें यही चलने वाली है, ठीक है। बात समझ में आया, आपको सीधा सीधा ज्यादातर बच्चे इस चीज को देखे रहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एकदम सिंपल सा रूल है कि जब भी एज वेल एज होगा तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज लगना चाहिए, और फटाक से अगर आपके क्वेश्चन में आया रहेगा एग्जाम में पूरी तरीके से, आप इसी वाले पोर्शन को मारोगे जब विच पार्ट की बात कर देगा, और आप सही करके चले आओगे सीना फुला के कि आप सही हो, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से आप आओगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, ये जो यस्टरडे लगा हुआ है ना, यस्टरडे लगा हो, मंथ लगा हो, कोई ईयर का नाम दिया हो, कुछ भी ऐसे करके सिंपली अगर दे देता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है लगता है, नहीं लगता है, इसके यहाँ पे क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा, यानी मेट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या सेंटेंस बनेगा, ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स मेट मी यस्टरडे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये यस्टरडे बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उस वर्ब का सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। तो यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखिए अगर सेंटेंस का सेंस हम पकड़े तो मोर देन वन, एक से अधिक, साफ साफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन मोर देन कहीं पे भी आपको सेंटेंस लगना है तो इस चीज को ध्यान आपको क्या लगाना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमेशा सिंगुलर आती है, यानी यहां पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। बात समझ में, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज देयर
any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगा है, इज लगा है। पहले आप पता कीजिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, किसके अकॉर्डिंग लगा है उसको देखिए। तो कहोगे सर इज देयर एनी डिफिकल्टी, है ना। जब भी आपको देयर शब्द मिलता है तो देयर के साथ आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और प्लरल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देयर के साथ हमेशा सिंगुलर भी आ सकता है और प्लरल हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लरल आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और देखिए यहाँ पे डिफिकल्टीज प्लरल दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर बैडली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट which occurred last night near this railway crossing। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, क्या, एज वेल एज। और मैंने अभी बताया एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा यही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वाला सब्जेक्ट उसके क्या होंगे, सपोर्टिंग सब्जेक्ट के रूप में होंगे। यानी इनके अकॉर्डिंग नहीं, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और पहला वाला द लीडर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आप कहोगे कि यहाँ पे लगेगा इज। बात समझ में आए। फिर उसके बाद अभी अभी मैंने जो वो यस्टरडे वाली बोला था ना कि वो जब यस्टरडे वगैरह हो, लास्ट नाइट हो, तो इस तरीके से आपको लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास वही तो है, लास्ट नाइट, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सेंटेंस जरा पढ़िए, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड, है ना। ये हमारा मेन जो होगा वो सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद इन द ट्रेन एक्सीडेंट, ये हमारा एक सेंटेंस है। विच ये आपका कंजंक्शन है और फिर उसके बाद कह रहा है अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे स्टेशन, यानी जो लास्ट लगा है ना वो दूसरे वाले सेंटेंस के लिए लगा हुआ है, कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है ना। तो कंजंक्शन से पहले वाला आपका एक अलग सेंटेंस है जो कि ऑलरेडी पैसिव में है, पैसिव में है, इसीलिए तो यहाँ पे इंजर्ड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका एक अलग सेंटेंस है, यानी कि आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो लगेगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको ये समझ में आ रहा है कि द लीडर जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो वर है, ठीक है, शुड बी वेजेस के लिए लगा हुआ है, द वेजेस शुड बी, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। बट ये वर किसके लिए लगा है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये द वेजेस शुड बी, तो बात समझ में आ रहा है कि शुड जो लगा है वो वेजेस के लिए लगा है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए लगा है आप बताओ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे शुड बी से पहले अगर बात की जाए तो ये इंक्रीज्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो आगे पीछे कहीं पे नहीं इन्वर्जन वाला रूप भी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन से पहले देखिए तो द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन। बात समझ में, ये द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन वर सपोर्टेड, अगर ये नहीं रहता, जैसे डेट द, ये आपको एक तरीके से क्लॉज की तरह है, दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज, ये क्या आपका एक क्लॉज है। बात समझ में आए। तो हम लोग क्लॉज के हिसाब से तो देखेंगे नहीं, हमारा अगर ये क्लॉज नहीं होता तो हमारा सेंटेंस कैसा होता, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, यही होता ना। तो यानी कि हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, यानी द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन के अकॉर्डिंग लगा है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये सही लगा है। तो देखिए
हमने अभी बताया कि ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। और सब्जेक्ट क्या है? द रिक्वेस्ट। और ये क्या है? सिंगल है। सिंगल का मतलब वर्ब के जगह पे क्या लग जाएगा? आपका वाज लग जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, ये नहीं कि बस वाज और वर्ब दो ही तो होते हैं, तो वर्ब नहीं होगा तो वाज होगा, टिक मार दो निकल जाओ, क्योंकि सर तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ा रहे हैं ना। बट ऐसा मत दीजिएगा, हो सकता है ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऑप्शन में एग्जाम में एक और होता है, मैंने हटा दिया उसको, नो एरर। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका सेंटेंस सही भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ये तुक्का मत मारिएगा कि वर्ब जो है तो वर्ब की जगह पे वाज हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। तो देखिए इज जो लगा हुआ है वो पहले बात कीजिए, ढूंढिए कि ये लगा किसके लिए है। क्या ये इंडिया के लिए लगा है? तो आप कहोगे सर जी आपने तो बताया कि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा नहीं। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही, यानी कि ये इंडिया के लिए नहीं लगा है। और along the northern frontier जो है ये आपका कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। ये क्या है? आपका एक तरीके से क्लॉज की तरह है। क्लॉज भी कह सकते हैं या फिर फ्रेज कहें, ज़्यादा सही रहेगा। मैं बार बार फ्रेज को क्लॉज बोल देता हूँ, सॉरी फॉर डैट। फ्रेज है ना, तो फ्रेज के लिए तो कभी लगेगा नहीं, इंडिया के लिए लगेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा? पीछे चलेंगे। ठीक है, पीछे का मतलब ये क्या है? सीन आपका वर्ब है, द हिमालयाज, यानी इसके लिए हमारा ये लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कैसे आ गया? क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही पढ़ के आए ना, पढ़ते आए, छोटे पर से पढ़ते आए कि जब हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, निगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। और ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर ये कैसे? क्योंकि इंडिया के लिए लग नहीं रहा, ये सब आपका फ्रेज है उसके लिए लगेगा नहीं, तो इज पीछे की कैसे लग रहा है? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होता है? एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है। इस इन्वर्जन में अगर हमारा एडवर्ब पहले लग रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है? अगर हमारा एडवर्ब पहले लग रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस की बात होती है, कोई भी इंट्रोगेटिव इसमें नहीं आता। जैसे हार्डली, स्कार्सली, ये सब जब आते हैं तो ये क्या है? एक तरीके से एडवर्ब भी है, और ये भी क्या है? अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर, ये क्या है आपका? एक तरीके से एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, तो एडवर्ब भी तो हुआ, ठीक ना। तो ये एडवर्ब है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। बट आया किसके लिए? हिमालयाज के लिए। और हिमालयाज क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, और यहाँ पे भी हिमालय न लिखे हिमालयाज लिखा गया, इट मस्ट बी प्लरल, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा? आर होगा, इज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लॉ ऑफ इन्वर्जन समझ लीजिएगा, किसी दिन इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना देंगे, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बट ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का नाम था कि सर कुछ आगे सामने पेपर पड़े हुए हैं, तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत बताते रहिए तो सही रहेगा। ठीक है, देखिए, द पब्लिशर सेज डैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। ठीक है, तो फिर से देखिए ये इज किसके लिए आया है? देखिए, द पब्लिशर सेज, ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि सेंटेंस है, क्लॉज ही है बट सेंटेंस है। ठीक है, डैट हमारा कंजंक्शन के रूप में लगा हुआ है ना। उसके बाद देयर लगा है। अभी मैं पीछे वो कुछ एग्जांपल जो कर रहे थे उसमें देयर मैंने बताया कि देयर के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब देयर के हिसाब से नहीं आती है, उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं देयर के साथ, उसके अकॉर्डिंग आती है। यानी यहाँ पे क्या हो रही है? मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है, मेनी यहाँ पे एडवर्ब की तरह हो जाएगा, यानी क्या बचा? डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या है? प्लरल है, तो यानी कि प्लरल के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो द पब्लिशर सेज दैट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, His politics is not good, so we have suggested to him that he should read गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ आई है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है हिज पॉलिटिक्स, ठीक है, सो वी हैव, ठीक ना। उसके बाद ही के साथ शुड, अब शुड में तो कोई चेंजेस हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हिज पॉलिटिक्स है और वी हैव है। तो देखिए वी प्लरल है तो हैव लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स तो आपने सुना होगा कि मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसी तरीके से सिविक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स दे दिया गया, सिविक्स दे दिया गया, तो ये सब के सब क्या होते हैं, सब में एस लगा हुआ होता है, बट ये होते सिंगुलर है, ठीक है। वैसे में आपका सिविक्स इसी तरीके से पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस को हम लोग पॉलिटिक्स में बोल देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये अगर सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट का मतलब, मेरे सब्जेक्ट का यहाँ पे वो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट का मतलब एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट जो होता है, एक विषय जो होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बुक के तौर पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। पहला कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जब ये बुक की तरह इस्तेमाल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर की तरह काम आते हैं। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात जैसे अगर हम लोग बोल देते हैं, इसके आगे क्या लगा देते हैं, कोई भी पसेसिव लगा देते हैं, पसेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा, पसेसिव एडजेक्टिव जब भी हम लोग लगा देंगे इन सब्जेक्ट के साथ तो ये सब्जेक्ट प्लरल की तरह काम करने लगेंगे। जैसे अगर हम बोले हिज मैथ, हिज मैथ्स, तो भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आर वीक, हिज मैथ्स आर वीक होगा क्योंकि पसेसिव यहाँ पे लगा है तो वो प्लरल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर बोला जाए तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी इजी या फिर वेरी, एक तरीके से कर सकते हो अट्रैक्टिव, कुछ भी कर सकते हो जिसपे आपको बहुत अच्छा लगे, वेरी गुड सब्जेक्ट, कुछ भी कर सकते हो, बट वो इज के साथ होगा, ठीक है। लेकिन हिज लग गया, माई लग गया, या फिर योर लग गया, दियर लग गया, ठीक है, तो ये सब के सब जब भी लगेंगे तो यही सब्जेक्ट, ये जो बुक होंगी वो बुक भी क्या हो जाएंगी, प्लरल की तरह काम करेंगे। क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट से, इस बुक से रिलेटेड आइडिया जो होते हैं, उसके रूल्स जो होते हैं, उसके कैलकुलेशन पावर जो होते हैं, वे बातें हम लोग उससे करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं हिज मैथ्स आर वीक, इसका मतलब उसका जो मैथ में है ना, तो मैथ में कैलकुलेशन वीक होगा, ठीक है, मैथ की अंडरस्टैंडिंग वीक होगी, ज्योमेट्री वीक होगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी, मतलब कई सारे उसके टॉपिक होंगे, वो सारे वीक होंगे, इसलिए आप कह सकते हैं मैथ वीक है। क्योंकि मैथ्स पूरी वीक होने का मतलब हर चीज वीक होना होता है, क्योंकि एक नॉर्मल टॉपिक होता है, आप सीधा सीधा कर सकते हो कि मेरा जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स होता है, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री जो मेरा वीक है, ठीक है। तो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री से वीक होगा तो आप पूरा मैथ्स वीक तो कहोगे नहीं, ठीक है। तो जब भी मैथ्स की वीक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी आइडिया हो जाएंगी, यानी हर तरीके का उसके पहलू को ले लेंगे, इसलिए ये प्लरल की तरह काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर इसके इस रूल के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे आर लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। लेकिन एक चीज और कॉन्सेप्ट देखिएगा, हिज पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे बुक की तरह तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी हम सिंगुलर प्लरल का जो झगड़ा कर रहे हैं कि ये बुक के साथ आएगा, हिज ला गया, पोसेसिव आ गया तो प्लरल होगा, ऐसे आएगा तो सिंगुलर होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, उसका पॉलिटिक्स जो है वो अच्छा नहीं है। कैसा पॉलिटिक्स, हमने सजेस्ट किया है क्या, ही शुड रीड गांधी नेहरू एंड कार्ल, मतलब गांधी नेहरू और कार्ल मार्क्स के बारे में उसे पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिकल कैरियर की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल जो करियर होता है उससे रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल जो आइडियाज है, जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो भी कुछ लागू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब के सब वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ये जो भी स्टेप अपना पॉलिटिकल करियर में ले रहे हैं वो सही नहीं पढ़ रहा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि उसका पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई सारे आइडिया की बात हो रही है, ठीक है, उस आधार पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आर लगेगा, इस आधार पे भी देखेंगे। बट याद रखिएगा, मैंने बता भले दिया, लेकिन ये आपका बुक नहीं है, ये आइडिया है और कई सारी आइडिया की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bar, तो ये इज लगा हुआ है तो किसके लिए लगा है, आप बताओ। कहोगे सर होटल के लिए लगा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जस्ट आउटसाइड द होटल
होटल, होटल के बाहर, बात हम होटल के बाहर की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दो बार हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और क्राउडी है। बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं बार की, ठीक है। और बार है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, उसके लिए आपका आर लगेगा ना, क्योंकि 2 बार्स है तो बार्स के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका आउटसाइड द होटल क्या है? होटल के बाहर की बात कर रहा है, यानी कि प्लेस की बात कर रहा है। प्लेस किस में होता है? एडवर्ब में होता है, यानी आप कह सकते हो ये भी आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बस समझ में आया? और मैंने अभी लॉ ऑफ इन्वर्जन बताया आपको। लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है कि पहले आपका एडवर्ब होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ये आप कह सकते हो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब आया किसके लिए? 2 बार, तो 2 बार के लिए हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी शुड, तो वी के साथ शुड लगा हुआ है, नॉट फॉरगेट दैट वी के साथ है भी सही है। अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव, तो यहाँ पे देखिए ईच लगाओ, ईच, इवरी, इधर, नीदर, कुछ भी लगता है, ठीक है। ईच ऑफ, ठीक है। तो ये सब के सब उसके बाद जो भी आपका आता है, अगर ईच ऑफ है, ठीक है, तो ऑफ के बाद हमेशा प्लरल आएगा, बट सब वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? हैव की जगह पे हैज होगा, ठीक ना। ईच ऑफ अस हैज टू रिमेंबर द ड्यूटी आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉ आउट। तो यहाँ पे क्या है? देखिए इज लगा हुआ है, ठीक है। पहले बताइए लगा किसके लिए है? क्या ये मुंबई के लिए लगा है? कहोगे नहीं सर, इसके साथ तो प्रीपोजिशन ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये तो लगने वाला नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल हाउसेज के लिए लगा है या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट। तो देखिए इंडस्ट्रियल हाउसेज सही है, ये आपका हाउसेज जो है नाउन है, इंडस्ट्रियल जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। द बिगेस्ट क्या हो गया? बिगेस्ट आपका एडवर्ब हो गया, और सॉरी हाँ एडवर्ब भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउस को क्या कर रहा है? एक तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, ठीक ना। आप कहोगे सर जी एडवर्ब में कहाँ सुपरलेटिव होता है? तो होता है, ठीक ना। इसमें भी आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, और चूंकि द लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा द बिगेस्ट बॉय अगर हो, ठीक है, या फिर द टॉलेस्ट बॉय, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ बिगेस्ट आया तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी उसके बीच में कुछ और आया है तो मेन एडजेक्टिव का काम ये करेगा, और ये आपका एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। जब चूज करने के लिए कभी अंडरलाइन करके आ गया कि ये क्या है तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी अगर वन ऑफ लगा हुआ हो, ध्यान रखिएगा, ऑफ के बाद द बिगेस्ट, द आर्टिकल है, बिगेस्ट एडवर्ब है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, हाउस जो है वो नाउन है, तो ये जो ऑफ है उसके साथ ये नाउन आया है। और मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, या फिर कह सकते हो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम किसके लिए करने जा रहे हैं? फिर वन का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? वन के लिए लगा है, तो वन के लिए इज है, इसका मतलब ये सही है। बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है जैसे वन का, तो आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, कहीं पे भी वन ऑफ लगा होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब उसके लिए जो भी आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है वो सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, our head of department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nonsense। तो यहाँ पे क्या है? our head of department assured us, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा our head of department जो है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डेट आपका कंजंक्शन हो गया। उसके बाद क्या है? अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। उसके बाद ऑन मिल्टन, तो ऑन के बाद मिल्टन है तो कोई बात नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग हो रहा है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इसके लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे लिए किसके लिए ऑब्जेक्ट लगेगा? सॉरी वर्ब लगेगा, अ सीरीज के लिए लगेगा, क्योंकि अ सीरीज ऑफ लेक्चर, ठीक है, लेक्चर की सीरीज, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा। हमारा मेन जो होगा वो कंसेप्ट कहाँ पे होगा? और सीरीज के लिए लगेगा, और वहाँ पे अ लगा है, और आप ऐसे भी जानते हो सिंगुलर के लिए लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका?
वाज लगेगा, न कि व। बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा है ना, हैव, तो हैव किसके लिए लगा? वॉलंटियर्स के लिए। कहोगे नहीं सर, ठीक है, ऑफ है और ऑफ के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए लगेगा नहीं। किसके लिए लगेगा? अ बॉडी, और अ लगा है, इसका मतलब सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। तो देखिए आई के साथ हैव लगा है, सही लग रहा है, ठीक है। chosen to take part in cultural program to be performed in city hall, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो whom लगा हुआ है ना, तो यहाँ से अगर whom के साथ आप बात करो तो ये पूरा यहाँ तक whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in city hall, ये आपका क्या एक तरीके का ये आपका क्या हो जाएगा? क्लॉज है। बात समझ में आया? क्लॉज है। मेन हमारा सेंटेंस क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क, ये हमारा क्या है? मेन सेंटेंस है। ये बीच में आपका क्लॉज जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लॉज के बारे में आपको पता ही होगा, क्लॉज फ्रेज, कब से बार बार क्लॉज फ्रेज आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाके क्लॉज और फ्रेज के बारे में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन, पूरे उसके टाइप्स के कितने, फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड पूरा पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू मार्क, तो यानी कि आर जो लगा हुआ है वो इनके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको एकदम सिंपल सा कि ऑफ के बाद जो आएगा एक्चुअल में वो होगा ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने वाली है। तो फिर किसके लिए लगेगा? ईच सिंगुलर है, यानी कि क्या लगेगा? ईच। वैसे भी अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो कहीं पे ईच, एवरी, इधर, नीदर, ठीक है, ईच ऑफ भी लगाओ तो इसके लिए हमेशा आपका क्या आता है? सिंगुलर आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। आप क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।